Hello students, welcome to our English class. Today we are going to start our fourth chapter, The Red Trap by Salma Lagerlöf. It's our second part. So let's start our chapter with detailed explanation. It was late in December. It means दिसंबर का लास्ट था, यानी लास्ट अंत था उसका. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. और अंधकार क्या था, फॉरेस्ट में पहले से ही छा रहा था. इट मीन्स अंधेरा हो रखा था. डिसेंडिंग मीन्स सेटिंग इन. दिस इंक्रीज द डेंजर, और ये चीज़ खतरा बढ़ा रही थी. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ग्लूम मीन्स सैडनेस और डिस्पेयर मीन्स निराशा. इट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट. और जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उसकी निराशा थी या सैडनेस थी, वो उसकी बढ़ती जा रही थी. किसकी? पेडलर की. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही sank डाउन ऑन द ग्राउंड, tired to death, thinking that his last moment had come. अब फाइनली उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने के लिए, इसीलिए वो ग्राउंड के ऊपर क्या हो गया, लेट गया. कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड के ऊपर वो लेट गया और इतना थक चुका था जैसे मरने वाला था वो. और उसने लास्ट मोमेंट, मतलब बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट आ गया उसका, ऐसे उसको फील हुआ. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका लास्ट मोमेंट आ चुका था, ये उसको फील होने लगा था अब. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. थम्पिंग मीन्स होता है थपथपाने की आवाज, फुट की आवाज होती है, जो हैवी स्टेप्स की आवाज होती है. अब जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड से उठाया, उसको क्या सुनाई दिया? एक आवाज सुनाई दी. एक आवाज किस चीज की थी? हार्ड रेगुलर थम्पिंग. डेली जो मतलब किसी चीज़ पे हिट करने के बाद जो साउंड आती है, वो आवाज़ उसको सुनाई दी. देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज. इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि वो क्या चीज़ थी, भाई किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, इसमें कोई सोचना नहीं पड़ा था उसको. ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया. इट मीन्स वो खड़ा हुआ. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. अब क्या था, ये सब किस चीज़ की आवाज़ थी? हैमर के स्ट्रोक्स की आवाज़ थी. स्ट्रोक्स होते हैं हिट बेटा, हैमर हथौड़ा. हथौड़े की जो पीटने की आवाज़ थी आयरन मिल से आ रही थी. उसने ऐसा सोचा, अगर आवाज़ आ रही है तो यहाँ जरूर लोग भी होंगे आसपास. ही समन्ड ऑल ही स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. स्टेगर्ड मीन्स होता है टॉटर्ड. टॉटर्ड मीन लड़खड़ाते हुए. अब वो उसने अपनी सारी ताकत को, स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, गैदर किया. समन मीन्स गैदर. और वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ साउंड की डायरेक्शन में मूव करने लगा. द रामशो आयरन वर्क्स विच आर क्लोज नाउ क्लोज डाउन. कि जो आयरन जो वर्क्स थी, या राम्स जो आयरन वर्क्स थी, जो अब बंद कर दिए गए हैं. वो इस तरह की जो मिल्स थी अब बंद कर दी गई थी. पर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट. वो पहले, काफ़ी समय पहले एक बड़ा क्या था, लार्ज प्लांट था. और उस प्लांट में क्या क्या था? विद स्मेल्टर. स्मेल्टर होता है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग. हीटिंग और मेल्टिंग, आयरन ओर को या ओर को हीट करने के लिए या मेल्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट, उसको स्मेल्टर बोलते हैं. रोलिंग मिल एंड फोर्ज. फोर्ज भी क्या होता है? जो मेटल होता है उसको शेक किया जाता है. एक प्लेस होता है जहाँ पे उनको पीसीज ऑफ मेटल आर शेक, इकट्ठा ही उनको मूव किया जाता है इधर उधर. फोर्ज बोलते हैं, जिसको आग की भट्ठी भी बोल सकते हैं. अब बड़ा सा प्लांट था वो, और उसके अंदर स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी. रोलिंग मिल जैसे मेटल की कोई चादर वगैरह, उसको राउंड करने के लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है. फोर्ज भी था. इन द समर टाइम्स लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड screws slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the road near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal carrots. कैरेट्स होते हैं बेटा, जो बॉक्सेस होते हैं उनको बोलते हैं कैरेट्स. टोकरियाँ या बॉक्सेस को बोल सकते हैं. अब समर टाइम में क्या होता था, बड़ी बड़ी लाइंस लग जाती थी. किस चीज़ की लाइन लग जाती थी? हैवली लोडेड बार्जेस. बार्जेस होता है लार्ज बोट, बड़ी बड़ी जो लदी हुई बोट्स थी जिसके अंदर आयरन वगैरह ले जाया जाता था. वो बोट्स पे क्या हो जाता था, उनकी लाइन लग जाती थी. कब? समर टाइम्स में.
और स्कोज होता है, स्काउज होता है बेटा, ये भी एक टाइप की बोट होती है बेटा। और वो स्लिड डाउन द कैनाल, वो नहर से, कैनाल से गुजरती हुई, तैरती हुई कहाँ पहुँच जाती है, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो बड़ी लेक होती है उनके अंदर, अंतर्देशीय बोलेंगे, इनलैंड लेक बोलेंगे, अंतर्देशीय बेटा, उसी देश के अंदर। तो वहाँ वो क्या पहुँच जाती हैं, बोट्स पहुँच जाती हैं। और विंटर टाइम में जो रोड होते हैं बेटा, मिल्स के नज़दीक जो रोड होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। किस चीज़ से ब्लैक हो जाते हैं, कोल्ड डस्ट से ब्लैक हो जाते हैं, जो शिफ्ट किया जाता है। शिफ्टेड डाउन मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम, उनको अलग किया जाता है। किससे, जो बड़े बड़े चारकोल कैरेट्स होते हैं उनसे अलग किया जाता है, टोकरियों से। जब वो थोड़ा सा जैसे सीव होके छन के थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जो कोल होता है, कोल का डस्ट होता है, उससे वो जो रोड्स होती हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं बेटा। नियर वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. Pig iron is a form of impure iron बेटा। impure iron की जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। अब क्या था, एक जो जस्ट क्रिसमस से पहले, जो डार्क लॉन्ग इवनिंग होती है उससे क्रिसमस से पहले, तो जो मास्टर स्मिथ होता है वो क्या करता है, अपनी हेल्पर के साथ कहाँ बैठ जाता है, डार्क फोर्ज के अंदर बैठ जाता है, फर्नेस के पास बैठ जाता है। और क्या करता है, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, उसका इंतज़ार करता है। किस चीज़ के लिए इंतज़ार करता है, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको फायर के अंदर डाला गया है या रखा गया है। किस चीज़ के लिए, टू बी रेडी टू पुट ऑन एनविल। एनविल होता है बेटा, इट्स ऑल्सो अ ब्लॉक ऑफ आयरन यूज बाय ब्लैक स्मिथ। एक आयरन ब्लॉक होता है, उसको कौन यूज़ करता है बेटा, ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है। तो वो रेडी रहता है, अपने एनविल के साथ रेडी रहता है। जब उसको फायर में डाल दिया जाता है, पिग आयरन को, बड़ा जो फॉर्म इम्प्योर आयरन होता है उसको फोर्ज में या फर्नेस के अंदर रख दिया जाता है, वो रेडी हो जाती है। किस चीज़ के लिए डालने के लिए, एनविल के ऊपर डालने के लिए। एनविल एक बड़ा सा ब्लॉक होता है बेटा आयरन का, जिसके ऊपर रख के जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने वर्क करता है बेटा। Every now and then one of them got up to stare the glowing mass with a large iron bar. अब क्या करते हैं बेटा, हर कोई बार बार, कभी कोई तो उनमें से एक उठता है और क्या करता है, वो जो ग्लोइंग मास, चमकता हुआ जो आयरन होता है, बहुत सारा मात्रा में मास होता है ना, इकट्ठे कोई चीज़, तो उसको क्या करता है, मूव करता है, इधर उधर स्टायर करता है। स्टायर होता है हिलाना बेटा, किसके साथ हिलाता है, लॉन्ग आयरन बार के साथ, जो लोहे की छड़ होती है उसके साथ। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और थोड़े टाइम के बाद वो वापस आता है, वो पर्सन जिसने अभी ग्लोइंग मास को किसके साथ, आयरन बार था उसके साथ स्टायर किया है, वो आता है वापस कुछ ही पल में। और ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन होता है बेटा, पसीने, स्वेटिंग, तो वो भीगा होता है, पसीने से भीगा होता है। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। अब हालांकि ये उनका क्या था बेटा, एक रीति रिवाज था। कस्टम होती है प्रैक्टिस या हैबिट या प्रथा जिसको बोल सकते हैं। और वो क्या पहनते थे बेटा, जब ये करते थे क्रिसमस से पहले इस तरह का काम करते थे, तो वो कुछ नहीं पहनते सिवाय एक लॉन्ग शर्ट होती उनकी और वुडन शूज़ का जो एक पेयर पहन रखा होता उन्होंने, ये ड्रेसअप वो करते थे बेटा। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और हर समय क्या होता था, वहाँ से फोर्ज के अंदर से आवाज़ सुनाई जाती थी, आवाज़, अलग अलग आवाज़ आती थी वहाँ से, बहुत सारी आवाज़। द बिग बिलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिलोज होती है बेटा इक्विपमेंट टू ब्लो एयर, हवा को फूकने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जिसको फूकनी भी बोलते हैं बेटा। वो बड़ी बड़ी बिलोज क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं। ग्रोंड होता है कर्राहट की जो आवाज़ होती है या उसमें से जो साउंड आती है, मौन भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और किस चीज़ की आवाज़ आती है, बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो बर्निंग जलते हुए कोयले होते हैं वो टूटते हैं।
The fire boy shoveled charcoal into the mass of the furnace with a great deal of clatter. Clatter means noise बेटा, means एनिमल स्टमक और थ्रोट बेटा। अब क्या करते हैं, एक फायर बॉय होता है, शॉवल्ड खुदाली से, अपने शॉवल्ड होती खुदाली, उससे चारकोल कहाँ डालता है बेटा, फर्नेस के अंदर डालता है, फर्नेस के स्टमक या थ्रोट के अंदर डालता है, पूरे आवाज़ के साथ, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ। क्लटर होता है नॉइस बेटा। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर किस चीज़ की आवाज़ आती है, पानी के गिरने की, यानी वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देती है। और अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और क्या कर रहा है, जो विंड है, जो नॉर्थ विंड है, वो जो बहुत तेज़ चल रही है, वो कोड़े मार रही है जैसे बारिश को। वाइप्ड होता है, पोंछना भी होता है वाइप, और वाइप्ड होता है किसी चीज़ को कोड़े लगाना। वो ऐसे उसको रेन को जैसे धकेल रही हो, किसके अगेंस्ट बेटा, ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक ईंटों से बनी हुई जो रूफ थी, छत थी बेटा, उसको उसके ऊपर उसको धकेल रही हो बारिश को। नॉर्थ विंड, इतनी शार्प विंड चल रही थी। इट मीन्स इट वॉज प्रोबेबली an account of all the noise that blacksmith did not notice that a man had opened the gate, entered the forge until he stood close up to the furnace। और ये संभवतः कि भाई जो आवाज़ के कारण क्या हो रहा था, जो ब्लैक स्मिथ था, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, जो ब्लैक स्मिथ था वो उस आदमी को नोटिस नहीं कर पाया था जिसने डोर को ओपन, गेट को ओपन कर लिया था, फोर्ज में वो एंटर हो गया था और अभी भी क्या था, फर्नेस के नज़दीक खड़ा था वो। श्योर इट वॉज नथिंग unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of fire। अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन, असाधारण बात। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड घुमक्कड़ को बोलते हैं, होमलेस पर्सन को बोलते हैं वैगाबॉन्ड। और क्या बता रखा है कि अचानक से ही जो पुअर वैगाबॉन्ड था उसके लिए कुछ भी ये नई बात नहीं थी, अनयूजुअल बात नहीं, अनकॉमन नहीं था उसके लिए। किस चीज़ में, कि उसके लिए बेटर शेल्टर था रात को, किसकी तरफ अट्रैक्ट होना, फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट होना, यानी जो मील थी वहाँ जाना उसके लिए कुछ अलग नहीं था, उसके लिए तो ये बेटर शेल्टर था, उससे वो अट्रैक्ट हो रहा था। और जो रोशनी थी, ग्लो ऑफ लाइट, जो चमक थी, विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंस, जो धुंधले जो शीशे से लगे हुए थे, सूटी होता है बेटा, सूट से बना है, सूटी, कवर्ड इन सूट होता है कि ब्लैक पाउडर होता है, जो जब कोल को बर्न किया जाता है तो पाउडर, रिमेनिंग पाउडर होता है, उसको सूटी बोलते हैं बेटा। तो यही बता रखा है कि जो पेन्स थे, शीशे थे, वो उनसे कवर्ड थे और फिर उनके अंदर से भी जो चमक थी वो आ रही थी। और टू कम इन टू वार्म हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ फायर, और सिर्फ वो किस चीज़ के लिए आया, अपने आप को वार्म करने के लिए आया है फायर के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है बेटा जो सीमा में घुस जाता है, इंट्रूडर बोलते हैं उसको, सीमा में घुस जाने वाले को। और इनडिफरेंटली होता है नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, उदासीन, इन हिंदी वी कैन कॉल इट उदासीन। और कैजुअली जो आमतौर पर। अब ब्लैक स्मिथ की जो ग्लैंस थी, ग्लैंस क्या होती है, झलक। अब ब्लैक स्मिथ ने उसको कैजुअली देखा, उदासीनता से देखा, किसकी तरफ, इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर कौन था बेटा, रेड ट्रैप सेलर था बेटा इंट्रूडर। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. Dangling means hanging freely बेटा। अब क्या था, मतलब he looked the way people of his type usually did, और जो मतलब जिस तरह से दूसरे लोग उसको देखते थे, उस टाइप के लोगों को देखते थे, वैसा ही था। और विद अ लॉन्ग बियर्ड, एक बड़ी दाढ़ी के साथ था वो। डर्टी और रेग्ड उसने क्लोथ, रेग्ड मीन्स होते हैं टोन क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े,
डर्टी और रेड कपड़े पहने हुए थे और जो बंच ऑफ रेड ट्रैप्स था, गुच्छा था जो रेड ट्रैप्स का, वो उसकी चेस्ट पे क्या था, हैंगिंग था, लटका हुआ था। डेंगलिंग भी और हैंगिंग सेम मीनिंग है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब वो ठहरने की परमिशन लेता है उसको, किसको, ब्लैक स्मिथ से। एंड द ब्लैक स्मिथ नॉडेड हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। हॉटी मीन्स होता है एरोगेंट, प्राउडली, और कंसेंट परमिशन। अब उसने परमिशन ली रात को रुकने के लिए मास्टर ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ ने नॉड कर दिया। नॉड होता है मूविंग हेड और हैंड। बिना एक वर्ड के, बिना एक शब्द बोले हुए इसने ब्लैक स्मिथ ने परमिशन दे दी उसको आने के लिए, पेडलर को। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और ट्रैम्प ने अभी भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प क्या होता है, होमलेस पर्सन, इज ऑल्सो कॉल्ड वैगाबॉन्ड। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो अपने आप यहाँ बातें करने के लिए नहीं आया था फोर्स में, सिवाय किस चीज़ के, अपने आप को वार्मनेस देने के लिए या स्लीप के लिए, नींद के लिए वो वहाँ आया था। In those days, Ramjo Iron Mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और उन दिनों में क्या था, जो राम्स जो आयरन मिल था, वो उसके जो मालिक था वो कौन था, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था। प्रोमिनेंट होता है बेटा प्रेस्टिजियस या रेप्यूटेड जिसको बोल सकते हैं। एक प्रतिष्ठित आयरन मास्टर था वो, और जिसका एम्बिशन क्या था, जिसका लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था कि अच्छी क्वालिटी का जो आयरन है वो मार्केट में उतार सके या ला सके। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वॉज गॉन एज वेल एज पॉसिबल, एंड at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. अब क्या था बेटा, वो दिन रात मेहनत करता था, दिन रात देखता रहता था कि काम सही से चल रहा है, जितना पॉसिबल है उतना चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और उसी पल जिस टाइम जो पेडलर आ गया था, एंटर कर गया था आयरन मिल में, तो उसी टाइम वो जो आयरन मास्टर था वो भी वहाँ आया। क्या करने के लिए, ही केम इन टू द फोर्ज में आता था वो, किस लिए, क्योंकि उसकी जो नाइटली राउंड था इंस्पेक्शन का, बेटा इंस्पेक्शन होता है जांच पड़ताल करना, तो उस इंस्पेक्शन का ये नाइटली राउंड था, इसीलिए वो वहाँ आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ was the tall ragamuffin who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Ragamuffins होता है बेटा पर्सन वियरिंग टोन क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, ये चद्दर वगैरह को से रैप कर लेना अपने आप को, पुरानी चद्दर वगैरह से। और सबसे पहली चीज़ क्या देखी उसने, जो टॉल रगामफिन था, मतलब बड़े कपड़ों में खड़ा था जो व्यक्ति, वो क्या कर रहा था, आराम से खड़ा था, नज़दीक खड़ा था फर्नेस के, और जो स्टीम थी बेटा, भाप थी, वो उसके वेट रैग्स से बाहर आ रहे थे। जो गीले कपड़े थे, रैग्स भी होते हैं फटे पुराने कपड़े बेटा, उनसे वो बाहर आ रही थी, स्टीम भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ who had hardly designed to look at the stranger. अब क्या था, जो आयरन मास्टर ने किसको फॉलो नहीं किया, ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। क्या किया था ब्लैक स्मिथ ने, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था और उसको कंसेंट दे दी थी आने के लिए, लेकिन ऐसा आयरन मास्टर नहीं करता। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, वो मुश्किल से ही इस तरह का बनाए किसी स्ट्रेंजर को देखने के लिए। ही वॉक्ड क्लोज टू अप टू हिम, अब वो उसके नज़दीक गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ध्यान से उसने देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, स्लाउच होता है टाइप ऑफ हैट यानी मुड़ी हुई, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, अब वो उसके नज़दीक गया, उसने उसको ध्यान से देखा। किसने, आयरन मास्टर ने, किसको, पेडलर को बेटा ध्यान से देखा, और उसकी जो टॉर्न ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसको हटा दिया, जो उसकी मुड़ी हुई हैट जो उसने पहनी हुई थी, ताकि उसको बेटर व्यू दिखाई दे, उसके फेस का चेहरा अच्छे से क्लियर दिखाई दे। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑल, ही सेड, हाउ डू यू लुक,
अब उसने क्या कहा कि अच्छा सच में तुम हो नेल्स ऑल, ये आप हो, उसने कहा। फिर उसने क्या कहा, आप ऐसे लगते हैं, आप कैसे लगते हैं, मतलब पूछ रहा है भाई कैसे दिखाई देते हो, कैसे हो, उससे पूछता है नील ऑल्फ से। नील ऑल्फ कौन है बेटा, उसका एक्विंटेंस है, ओल्ड एक्विंटेंस है, जाना पहचाना व्यक्ति है। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड इवन नो वट हिज नेम वॉज। अब जो रेड ट्रैप जिसने ले रखे थे, जो मैन था, वो कभी भी पहले कभी नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे जो आयरन मील थी वहाँ पे कभी नहीं दिखाई दिया, और ना ही वो उसका नाम जानता था, भाई उसका क्या नाम है इस चीज़ को भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम, अकर्ड मीन्स होता है ना आइडिया कमिंग इन टू माइंड। अब इट अकर्ड टू हिम, उसके माइंड में एक आइडिया आया या सोचा उसने, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अगर ये अच्छा व्यक्ति फाइन जेंटलमैन अगर ये सोच ले कि मैं उसका पुराना परिचित हूँ, जान पहचान वाला हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ करोनर। तो वो करोनर इज़ अ टाइप ऑफ करेंसी ऑफ स्वीडन बेटा, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। अब उसने शायद वो क्या कर देता, उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक देता। अगर उसने सोचा वो चुप रहेगा कि ये जान पहचान वाला है, तो उसके ऊपर वो पैसे डाल देगा या उसको दे देगा सोच के ये गरीब है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, लेकिन वो उसको क्या नहीं करना चाहता था, धोखा नहीं देना चाहता था, एकदम धोखे से दूर कर देना चाहा उसने, कि उसको धोखा ना दे, उससे दूर कर देना चाहा। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। ही हेयर इज पेडलर बेटा, पेडलर ने अब बोला हाँ भगवान जानता है कि अब मेरे साथ क्या है, चीज़ें और भी बुरी हो रही हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें क्या रिज़ाइन नहीं देना था, रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना था, यानी आर्मी, रेजिमेंट मीन्स आर्मी, आर्मी से त्याग पत्र नहीं देना था, रिज़ाइन नहीं देना था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी भाई। अब तुम ऐसी हालत में हो तो ये तुम्हारी मिस्टेक थी कि तुमने रेजिमेंट से रिज़ाइन दे दिया था। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अगर क्या था, मैं अभी भी सर्विस में होता, उस टाइम भी मतलब सर्विस में होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और अब निश्चित तौर पर तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोन अप टू द मैनोर हाउस and be received by the owner like an old regiment's comrade that however did not please the tramp। मैनर होता है लार्ज कंट्री हाउस बेटा, बड़ा घर होता है उसको बोलते हैं। अब क्या था, जो मैनर हाउस था बेटा, उसके साथ जाना, उसके मतलब उसके घर जाना या उसके साथ जाना, और जो ओनर है उसको इस तरह से रिसीव करना और ऐसे वेलकम करना जैसे ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड में होता है, जैसे आर्मी में होता है, इस तरह से वेलकम करना। लेकिन हालांकि ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई, ठीक है, ट्रम्प को ये बातें पसंद नहीं थी कि भाई उसको लेके जाए वो अपने घर पे, ये बातें उसको अच्छी नहीं लगी। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने कहा मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड होता है बेटा अफ्रेड या एंशियस, चिंतित। अब क्या है, बिल्कुल एक्टिव होके देखते हुए, थोड़ा सा डर के वो देखते हुए ऐसा बोलता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता कि आपके साथ चलूं। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, वो किसके बारे में सोच रहा था, पेडलर, जो उसने स्टील किए थे, चोरी किए थे ना बेटा 30 कॉर्नर, उसके बारे में उसने सोचा। He go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, कि भाई ये तो ऐसा है, मैनर के घर पे जाना, जागीरदार के घर पे जाना कैसा लगेगा, अपने आप को शेर की गुफा में डालने जैसा है, ये तो अपने आप को फंसाना, क्योंकि वो तो चोरी की थी उसने 30 कॉर्नर। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak
अवे एज इनकॉन्सिपिशियसली एज पॉसिबल। इनकॉन्सिपिशियसली होता है बेटा विदाउट बीइंग नोटिस्ड, ध्यान ना देना। स्नीक होता है टू गो सीक्रेटली, चोरी से निकल जाना। वो क्या चाहता था, सिर्फ उसको एक चांस चाहता था सोने के लिए, यहाँ पे फौज में सोने के लिए, और फिर वो चोरी से बिना किसी के ध्यान लगाए हुए, किसी के नोटिस में आए, जितना जल्दी संभव हो वहाँ से वो निकल जाता। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। मिजरेबल देन ये अनहैप्पी, पिटी। आयरन मास्टर ने क्या किया, एज्यूम किया, माना, सोचा, इमेजिन किया कि ये एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, अशेम्ड फील कर रहा है। किस चीज़ के कारण, ड्यू टू हिज मिजरेबल क्लोथिंग, उसके जो अच्छे कपड़े नहीं थे उसके कारण। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर। भाई ये मत सोचो, कृपया करके ये मत सोचो कि मेरा घर इतना सुंदर है कि वहाँ आप उपस्थित नहीं रह सकते या प्रेजेंट नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। बट ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ कौन है बेटा, आयरन मास्टर की वाइफ है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है। माई बॉयज़ आर अब्रोड। अब्रोड होता है फॉरेन कंट्री बेटा, जो मेरे बेटे हैं वो अब्रोड में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरी बड़ी बेटी के अलावा और मेरे घर में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। भाई ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है कि भाई हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी साथी नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, कि जल्दी से हमारे साथ चलो और हमारी मदद करो, जो क्रिसमस फूड तैयार होगा उसको ख़त्म करने में, जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो। Thank you students for the listening. Hope you understand it well. Next video will be shared soon.